ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बात आपको बता दूं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको हार्ड लगेगा, इसे समझने में दिक्कत होगी, इसलिए पिछला वीडियो ज़रूर देख लें। और ये कठिन है, ये जो टॉपिक है थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई हार्ट से रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर से है, ईसीजी से है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे कार्डियक साइकिल कर रहा है, हार्ट बीट किस तरह से चल रहा है। तो एक मनुष्य को आज के डेट में ज़्यादातर लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है, कोई 25 साल का लड़के, 20 साल के लड़के, 40 साल के, पहले होता था बुजुर्गों को ही होता था लंबी उम्र में, लेकिन आज कम उम्र के लोगों में भी हो रहा है। तो इसलिए इसके बारे में पूछते भी हैं, और एक नहीं कई सवाल पूछते हैं। इसमें कई टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर में, और एमसीक्यू में 1-2 नंबर के भी पूछेंगे, 3 नंबर के भी पूछेंगे, 4-5 नंबर का भी पूछेंगे। तो यानी एक ही जो चैप्टर है ये कम से कम 10-12 नंबर को क्लियर करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लगाएंगे देर। हाँ, पिछला वीडियो का जो हार्ट का एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम को खोल लेना, उस डायग्राम को देख लेना, अब वो आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब ये डिस्क्राइब हो रहा है। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। देखो, रक्त वाहिकाएं यानी जिसके जरिए रक्त वाहक बनकर बह रही है, वही है ब्लड वेसल्स। एक तरीके से हम कहें तो नशे, मांसपेशियां जिसमें ब्लड है, ठीक है। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, भाई पतली ट्यूब टाइप की ही होगी, एंड कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई सर्कुलर कर रही है कोई चीज सिस्टम, इस तरह का एक कंपोनेंट है दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ये क्या कर रहा है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाने का इसी का काम है, जो ब्लड वेसल्स हैं। सारी नसें हमारी जुड़ी हुई हैं, नसों के जरिए तो हमारा ब्लड पूरे ह्यूमन बॉडी में जगह जगह पहुंच रहा है। द वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट एंड O2 ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, यही वेसल्स होता है जो हमारे ब्लड के जो सेल्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के टिश्यू को चाहिए, जिस सेल से टिश्यू बना है उस टिश्यू को जो चाहिए उसको पहुंचाने का काम करेगा। एंड टेक क्या करेगा, वेस्ट यानी जो हमारे काम की गैसें नहीं हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लेगा अवे फ्रॉम द टिश्यू और उसको वहाँ से टिश्यू से बाहर करेगा। ये काम हो गया ब्लड वेसल्स का, यानी न्यूट्रिएंट पहुँचाना और ऑक्सीजन पहुँचाना, और वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से बाहर करना। सिंपल डेफिनेशन यही है इसका, और थोड़ा सा डिफाइन करने में सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब देखो काम कैसे करता है, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना, बहुत शॉर्ट टाइप में ईजी में बनाया है। अगर कोई वर्ड आपको इसमें कठिन लग रहा है तो बिल्कुल आसान होने वाला है, बस एक चीज़ को पकड़ के रखिएगा, दूसरा पढ़ते जाइए, दूसरे पकड़ के रखिए, तीसरा पढ़ते जाइए, सब अपने आप क्लियर होती जाएगी। देखो हार्ट से क्या हुआ, आर्टरीज में गया। आर्टरीज क्या हुआ, जो ऑर्टा है, जो सबसे मोटी वॉल्व है, जो ट्यूब लाइक पंप है जिसमें हार्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाई जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा वहाँ पे मोटी पाइप, जैसे कहते हैं ना, जहाँ से पानी फ्लो करता है, तो उन्होंने 12 इंची की पाइप लगा रखी है। फिर छोटी गलियों में डाइवर्ट हो रहा है तो वहाँ 10 इंची कर दी, फिर उससे छोटी में किया तो 8 इंची की पाइप कर दी, फिर आप लोगों ने 1 इंची या 1.25 इंची का पाइप लेके अपने मोटर तक, टंकी तक पहुँचाया। ऐसे ही हार्ट में ऑर्टा जो होता है सबसे मोटी पाइप होती है, उससे फिर छोटी जो आई आर्टरीज आई, फिर आर्टरीज से क्या हुआ, जो उससे छोटा हुआ, देखो आर्टीरियोल्स में वो डिवाइड हुई, यानी उससे भी पतली पतली, जो अब आप हाथों की नसें देख लो कितनी बारीक बारीक होती हैं, कितनी नसें कितनी बारीक होती हैं, कान में, नाक में कितनी बारीक बारीक होती हैं। तो इस तरीके से जो मोटी से पतली, पतली से और पतली, तो ऐसे डाइवर्ट हुई। तो हार्ट से आर्टरीज में गया, आर्टरीज से आर्टरियोल्स गया, फिर कैपिलरीज में गया। अब ये कैपिलरीज क्या है, ये एक पार्ट है जहाँ पर एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है यहाँ से बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जो वेस्ट और वो चीज़ ले रखा है वो वापस वेनुअल्स में घूम जाएगा, फिर वेन्स में जाएगा, फिर वापस हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट पंपिंग करेगा, फिर वो आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने काम करेगा, फिर आर्टरियोल्स में जाएगा, फिर यहाँ से कैपिलरीज से वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो नहीं हुआ वो वापस फिर घूम जाएगा। इस तरीके से राउंड 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 ये वर्क कर रहा है। अब ये चीज़, ये डायग्राम पकड़ के रखना, और एक हार्ट का। अब आपको ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन दे रहा हूँ, ये सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये फोटो ले सकते हो पूरे की। आर्टरीज के बारे में बात करते हैं। देखो हिंदी में से कहते हैं धमनियाँ, ठीक है, धमनियाँ वर्ड सुना ही होगा आपने, इंग्लिश में आर्टरीज है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, भाई जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन से भरपूर है, अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू लार्ज ओटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है आर्टरीज, जो छोटी हो गई, मोटे पाइप से पतली पाइप, ठीक है। इम्प्योर ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी, ध्यान रखना कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करके रखता है, ठीक है। ये बात अभी आपको समझ में आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखो कि इम्प्योर ब्लड इन पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, तो उसी को तभी तो वहाँ से निकलेगा, फिर ऑक्सीजनेटेड को करेगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर आगे भेज देगा, फिर वो गोल 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 घूमेगा। तो देखो
ऑर्टा ब्रेक्स इनटू ब्रांचेस, भाई अलग अलग ब्रांच में यानी शाखाओं में जैसे नसें होती है ना, मांसपेशियाँ इधर उधर फैल गई एक डालियों की तरह, तो उसी को आर्टरीज कह रहे हैं। फिर देन आर्टीरोल्स, जो और छोटी रूप हो गई वो आर्टीरोल्स में हो गई। तो द लार्ज आर्टरीज है, जो लंबी वाली आर्टरीज है, आर बड़ी वाली जो है, आर मोर इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक होती है, ठीक है, लचीलीपन होती है, ज़्यादा लचीलापन होता है, इलास्टिक होती है, यानी फूल सकती है, पतली हो सकती है, एंड लेस स्मूथ मसल्स इन देयर वॉल्स, ठीक है, और स्मूथ मसल्स होती है उस वॉल्स पर, किसकी, आर्टरीज की वॉल्स पर। तो आर्टरीज आर मोर थिकर देन वेन्स, वेन्स से ज़्यादा मोटी होती है, वेन्स और भी बारीक हो गई, बिकॉज अंडर हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर होता है सबसे ज़्यादा, अब वो जब धक 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 कर रहा है तो वो पंप कर रहा है बहुत प्रेशर से, एक मोटी वाली ऑर्टा से आर्टरीज में गया, आर्टरी से आर्टरियोल्स में गया, फिर वहाँ से घूमा, फिर कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्स में गया है। तो वेन्स क्या हुआ, तो जो आर्टरीज है वो ज़्यादा मोटी हुई किसकी तुलना में, देन वेन्स में, बिकॉज अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो वॉल ऑफ आर्टरी, तो जो आर्टरी धमनियों की जो दीवार है, इसके बारे में देखते हैं। देखो 3 टाइप में ये डिवाइड है, एक टूनिका एडवेंटिया, टूनिका मीडिया एंड टूनिका इंटीमा। अब ये क्या हो, ये आउटर लेयर है, जो आउटर लेयर है ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ये एक बाहरी परत होती है जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, और जो टूनिका मीडिया है ये मिडल थिकेस्ट लेयर होती है, बीच की मोटी लेयर होती है जो स्मूथ मसल्स होती है और इलास्टिक टिश्यू होती है, और जो थिनेस्ट इनर लेयर है टूनिका इंटीमा वो होती है लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल के बारे में आप पढ़ चुके होगे, एपिथेलियम के बारे में ह्यूमन एनाटॉमी एंड रिसर्च में, और नहीं पढ़े होगे तो सेल्स के, देखो एक चीज़ मैं आपको बात बता दूं, हर चैप्टर हर लेसन एक दूसरे से बिलोंग करता है। जब आप अगर सबको पढ़ रहे हो तो एक दूसरे, अब आप मान लो ये पूरी कंप्लीट कर लेते हो तो सोशल फार्मेसी में भी आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर इतना डिस्क्राइब नहीं करना होता, वहाँ पर सिर्फ आपको मोटा मोटी बात बतानी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोशल रूप से आपको डिस्क्राइब करना है। अब ये आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कैपिलरीज के बारे में बात करते हैं कि कैपिलरीज क्या था, जो कोशिकाएं हैं, जहाँ पर अब ये आर्टरीज, आर्टरियोल्स से जाके वहाँ कैपिलरीज में गया, तो क्या काम है इसका, तो द आर्टरियोल्स ब्रेक अप इनटू ए माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। जो माइन्यूट वेसल्स में ब्रेक हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, वो कैपिलरी है। डिवाइड हो गई क्यों, क्योंकि वहाँ से जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन है वो बाकी बॉडी के पार्ट में चली गई, बाकी वापस हार्ट की तरफ मुड़ गई। तो दे कनेक्ट द आर्टरियोल्स टू द वेनुल्स, ये क्या करता है, आर्टरियोल्स से कनेक्ट होता है और फिर वेनुल्स में जाता है, वेनुल से वेन्स में जाता है, फिर वेन से हार्ट में जाता है, ठीक है, जो अभी आपको गोल स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। आप उसको पकड़ के रखेंगे, उस डायग्राम को पकड़ के रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। नहीं पकड़ के रखोगे हार्ट के स्ट्रक्चर को, और जो अभी एक डायग्राम बनाया था गोल, वो पकड़ के रखो, तो ऑटोमेटिक ये बातें बहुत आसान लगेंगी। एक बार आप बात समझ गए तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यू का क्वेश्चन लोग सोचते हैं कि बहुत आसान होता है, एक्चुअल में आप पूरी किताब में कुछ मत लिख पाओ, कुछ नहीं आता, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन समझ हम गए हैं। अगर हम समझ गए हैं तो आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन में 20 नंबर निकाल लेना बड़ी बात नहीं रहेगी, और 20 ही नंबर तो चाहिए पास होने के लिए, और समझना आपका फ़र्ज है, भाई ज़्यादा कर सको तो और अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है। आगे आ जाओ, ये पूरी इसकी फ़ोटो ले सकते हो। तो कैपिलरीज क्या करता है, इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, ये एक ऐसी साइट है जहां पर एक्सचेंज होने का काम करता है, क्या, ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू का फ्लूइड है तरल पदार्थ है जो टिश्यू का और ब्लड का है, उसके बिटवीन में एक्सचेंज करने का काम करता है। अभी बताया ना कैपिलरीज है जहां पर भाई ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, वापस वेन्स की तरफ भेज दिया। देखो अभी अब आगे टॉपिक में भी पढ़ेंगे वेन्स। अब वेन्स की बात करते हैं, देखो नस, सीधा बोल देते हैं नस इसको। तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट के बॉडी से, बैक टू द हार्ट, और फिर हार्ट की तरफ चला जाएगा। सर्कल बनाया था ना कि वेन्स से फिर हार्ट की तरफ जा रहा है। तो द वॉल ऑफ वेन्स, जो वेन्स की वॉल होती है, आर थिनर देन आर्टरीज, ये पतली होती है आर्टरीज की तुलना में, बट हैव स्मॉल 3 लेयर, लेकिन 3 लेयर, 3 परत होती है इसकी। द वॉल ऑफ वेन्स आर थिनर देन आर्टरीज बट हैव स्मॉल 3 लेयर। द स्मॉलेस्ट वेन, जो छोटी वेन होती है, इज वेनुल्स, वो वेनुल्स कहलाती है, यानी जो सबसे छोटी हुई वेन्स की वो वेनुल्स कहलाएगी। जॉइन टुगेदर, आपस में जोड़ी रहेगी, टू फॉर्म लेयर वेन्स, और एक लेयर परत, एक लेयर कहते हैं ना वेन्स की, एक वेन्स की लेयर पैदा कर देती है। अब देखो ये तो इतनी सी बात होगी जो आपने वो गोल डायग्राम हमने बताया। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, यानी ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह हो रहा है हार्ट में, इसके बारे में 2 शब्द बात करते हैं। विद एवरी हार्ट बीट द ब्लड इज पम्प्ड इनटू 2 क्लोज सर्किट। जो हार्ट बीट होती है ना, टक टक कर रहा है, तो एवरी हार्ट बीट में, प्रत्येक हार्ट बीट में ब्लड क्या होगा, पंप होगा 2 क्लोज सर्किट में।
किसमें? ध्यान रखना, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब भी एक हार्ट बीट, जब हर हार्ट बीट में ना, एक हार्ट बीट में ब्लड क्या हुआ? पंप हुआ। पंप समझ गए ना? पंप, प्रेशर लगा पंप का फ्लो करने का, दो सर्किट में, दो क्लोज सर्किट में होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, क्वेश्चन ये भी आया है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी, इस तरह से पूछता है। तो पल्मोनरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आता है। तो अब आप इसको पकड़ के रखना। अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है हार्ट के थ्रू। उसमें हमारा दो क्लोज सर्किट है, एक हर हार्ट बीट दो क्लोज सर्किट से क्या हो रहा है? जुड़ा हुआ है, एक पल्मोनरी, एक सिस्टमिक। ठीक है, अब पल्मोनरी और सिस्टमिक क्या होता है थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो द अरेंजमेंट ऑफ दिस टू सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ये सीरीज के फॉर्म में होता है। सीरीज समझ रहे हो ना? पैरेलल सीरीज पढ़ा होगा ना, डायोड लगा के बताया होगा कि ऐसे लगा दो तो सीरीज में, ऐसे लगा दो तो पैरेलल है, एक दूसरे के सामने लगाओ पैरेलल है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लगाओ, फिर एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव लगाओ, इस तरह से सीरीज बना लिया, राइट? ये फोटो ले सकते हो। सच दैट द आउटपुट ऑफ ब्लड फ्रॉम वन सिस्टम एक्ट एज द इनपुट फ्रॉम द अदर सिस्टम। क्या हुआ कि जो ब्लड का आउटपुट है वो एक सिस्टम से क्या करता है? एक्ट करता है इनपुट फ्रॉम द अदर सिस्टम। एक इनपुट करेगा, एक आउटपुट करेगा, एक इनपुट करेगा, एक आउटपुट करेगा। यही काम कर रहा है। इसी तरीके से पूरा हार्ट का सर्कुलेशन राउंड राउंड अपना वर्क कर रहा है। तो देखो, द फॉलोइंग 4 रूट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट हैव बीन डिस्कस बिलो। 4 रूट होते हैं ब्लड सर्कुलेशन के, 4 रास्ते हैं जहाँ से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, हार्ट में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 3 रास्ते के बारे में हमारे सिलेबस में हमें डिस्क्राइब करने को कहा है। एक के बारे में नहीं कहा, जिसमें पोर्टल सर्कुलेशन है, ठीक है। तो एक सिस्टमिक है सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी है। देखो सिंपल बात है, इतना कठिन नहीं है, और मेरे ख्याल से इससे आसान वर्ड नहीं समझाने के लिए। सिस्टमिक है, एक पल्मोनरी है, तीसरा है पोर्टल जो हमें नहीं पढ़ना, चौथा है कोरोनरी। ये हमारे सिलेबस में तीन हो गए, ठीक, कोरोनरी सर्कुलेशन। अब जानते हैं कि होता क्या है। थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो डायग्राम, अब सीधा आप डायग्राम लिख दोगे तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम ही सारा कुछ अपने आप में डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिस्टमिक क्या हुआ भाई? सिस्टम, भाई बॉडी का जो सिस्टम है, जो काम कर रहा है, यहाँ से ब्लड ले रहा है, वहाँ दे रहा है, यहाँ खा रहा है, यहाँ से मुंह से खाना गया, नीचे जाके पच रहा है, तो यही है सिस्टम। तो अब लेकिन हमें बात करनी है ब्लड के बारे में, तो हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करनी है ब्लड के बारे में, ठीक है। डायग्राम ऑफ ब्लड फ्लो। तो देखो ये बनाया, अब ये मनुष्य का शरीर है, देखो ये दोनों इसके, ये यहाँ लीवर लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, लीवर से राइट साइड में देखो ये एरो उठा, और मैंने आपको बताया था कि जब राइट साइड का है वो लेफ्ट होगा और लेफ्ट साइड का राइट होगा, ठीक है, क्योंकि सामने वाला हमारे अपोजिट होगा जो पेशेंट होगा। तो देखो लीवर से राइट साइड का एरो देखो कहाँ गया? पल्मोनरी वेन्स में, जिसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ? पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट क्यों बोला? राइट साइड में था ना, तो लेफ्ट है, एट्रियम में गया। भाई एट्रियम बोलो, आर्टरी बोलो, एक ही बात है। तो एट्रियम थोड़ा मोटा, जो मोटी रहेगी उसको एट्रियम बोल दिया, तो लेफ्ट एट्रियम में गया। फिर क्या हुआ? बाइकस्पिड वॉल लगा हुआ है। ये वॉल क्या करता है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब एट्रियम से आगे वेंट्रिकल में जा रहा है, कल को वापस ब्लड फ्लो बैक ना मर जाए, तो ये वॉल्व होता है, ये बैक कर, ये धक्का मारने पे खुलेगा, लेकिन वापस बैक मारेगा तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोला? क्योंकि 2 वॉल्व लगे होते हैं बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड में 3 वॉल्व लगे होंगे, जो आगे मिलेगा, जो भी सर्कुलेशन में चलेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था? पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हुई है, जो हमने सांस लिया, किडनी में हमारे घुसा सांस, ठीक है। तो क्या हुआ? लीवर से पल्मोनरी वेन्स में गया। अब हमारे हार्ट में जाने वाला है ना, तो कैसे वर्क कर रहा है देखो आप। तो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ले रखी है वो लेफ्ट एट्रियम में गया, बाइकस्पिड वाल से होके गुजरा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ये अपने हार्ट का वो मैंने डायग्राम बना के दिखाया ना, उसमें आपको ये चीज़ अब आपको डिफाइन हो रही है, आपको समझ में आएगी। वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से क्या हुआ? ऑर्टिक वॉल लगा हुआ है, ऑर्टिक वॉल लगा हुआ है। फिर ऑर्टिक वॉल से गुजरा, कहाँ गया? ऑर्टा सिस्टमिक आर्टरीज, जो ऑर्टा का सिस्टमिक आर्टरीज है वहाँ गया। उसके बाद क्या हुआ? हमारे देखो ये निचला हिस्सा बना दिया ना, यहाँ से गया, फिर यहाँ से 3 भागों में डिवाइड हो गया, कोरोनरी साइनस, इंफेरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। आपको देखा होगा कि आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया होगा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, आप कंफ्यूज हो गए, ये कहाँ से आ गया, ये क्या है, ठीक है। तो सिस्टमिक आर्टरी से जो ओटा से था वो 3 भागों में, यहाँ पर 3 भागों में जो कि हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं उनमें डाइवर्ट हो गया। अब ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों
देखो ये जो है इन सिस्टमिक कैपिलरीज ब्लड लूज O2 एंड गेन CO2। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जब सिस्टमिक कैपिलरीज में जाएगा, पहले देखो ओर्टा सिस्टमिक आर्टरीज से सिस्टमिक कैलरी उसमें जाएगा, सिस्टमिक कैपिलरीज में जाएगा। और कैपिलरी मैंने आपको बताया था यही वो जगह है जहाँ पर चेंजेस होता है, जहाँ एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड लूज ऑक्सीजन को लूज कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा, उठाकर क्या करेगा, वापस हार्ट की तरफ, लीवर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो जब उसने उठाया तो 3 भागों में, कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, इन तीनों में गया। ये तीनों जाके क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को दे दिया। ठीक है, राइट एट्रियम को दे दिया। फिर ट्राई कास्पिड वॉल, 3 कास्पिड वॉल है, क्योंकि उस तरफ जाएगा वापस बैक ना मार जाए, तो ट्राई कास्पिड वॉल से गुजरेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वो लेफ्ट वेंट्रिकल था, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड में जो पड़ेगा वो राइट है। ठीक है, देखो पिछला डायग्राम में चलो, यहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। फिर क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल में गया, यहाँ देखो पल्मोनरी वेन्स से गुजरा था, पल्मोनरी वॉल में गया, फिर पल्मोनरी ट्रंक में गया, और पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, वहाँ से फिर आपके वापस ये हार्ट और सिस्टम, लीवर से जो जुड़ा हुआ है वहाँ पहुँच गया। यही सिस्टमिक सर्कुलेशन है। क्या किया, दोबारा से समझना है, समझ लो। हार्ट का डायग्राम पकड़ा हुआ है तो पकड़ लो, पल्मोनरी वर्ड यूज़ कर लो, याद कर लो, सिस्टमिक और पल्मोनरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी, ठीक है, तीन सर्कुलेशन सिस्टम है जो हमें पढ़ना है। हमारा पल्मोनरी वेन्स जो राइट साइड का था उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होगा। हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड होगा, लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला है वहाँ, जो लेफ्ट वाला है एक्चुअल में वही राइट है, और जो राइट वाला है वो लेफ्ट है, क्योंकि वो अपोजिट है। तो जो सामने अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो हमने क्या किया, अगर हम इस भाषा में बात करें तो लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और राइट से ऊपर चढ़ रहा है ना, ऊपर चढ़ा ना, गोल 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 सर्कुलेशन घूम रहा है, तो राइट से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर कौन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, लेफ्ट से, ऐसे गोल घूम रहा है। फिर उसमें से फिल्टर होगा, पंपिंग होगी, ऐसे गोल 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 अपना चालू हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा कठिन बात तो नहीं बताई मैंने। देखो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज ब्लड लूज CO2 एंड गेन O2। देखो यहाँ पर ये जो ट्राई कस्पिड वॉल लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक कैपिलरी होती है, यहाँ पर भाई जहाँ भी कैपिलरी होगी वहीं पर एक्सचेंज सिस्टम हो जाएगा। तो अब इसके कैपिलरी के आगे नाम डाल दिया पल्मोनरी। ठीक है, यहाँ सिस्टमिक कैपिलरी था, वहाँ पल्मोनरी कैपिलरी है। तो पल्मोनरी कैपिलरी ने यहाँ पे क्या किया, CO2 को लूज कर दिया और O2 को ले लिया, तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर को दे दिया। फिर यहाँ से फिर गोल घूमा। तो अब ये जरूरी नहीं है कि खाली गोली जुड़ी हुई है, और भी तारें और भी इसकी पार्ट घूमे हैं, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर में घुमा हुआ है। तो समझाने के लिए ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर में समझाया हुआ है, ताकि एक किसी भी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ जाए कि वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक की शाखाएँ हैं, इतना ध्यान रखना। हम एक गोल सर्कुलेशन ले रहे हैं, बाकी शाखाएँ और जगह से लेना, इनपुट और आउटपुट का काम भी कर रही है। ठीक है, अब ये अगला सिस्टमिक के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, जो आपको डायग्राम से बताया है वही लिख कर, कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का लेफ्ट साइड पार्टिसिपेट कर रहा है इन सिस्टमिक सर्कुलेशन में। क्या कर रहा है, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, कहाँ से, लंग्स से। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पंप इनटू द ओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हुआ, ब्लड पंप हुआ, कहाँ से, ओर्टा से, जो सबसे मोटी भाग थी। एंड बैक फ्लो इज गार्डेड बाय द ऑर्टिक वाल्व। जो बैक फ्लो है वो गार्ड हो रही है, रोकी जा रही है, किससे गार्डेड हो रही है, वाल्व से, ऑर्टिक वाल्व से। ठीक है ना भाई, ओर्टा से लगी हुई है तो ऑर्टिक वाल्व है, सिंपल वर्ड है। अब ओर्टा डिवाइड्स इनटू वेरियस सिस्टमिक आर्टरीज। अब ओर्टा भाई वेरियस आर्टरीज में अपनी पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाएगा, विच कैरी ब्लड, वो ब्लड कैरी कर रहा है टू ऑल ऑर्गन्स थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको पहुंचाने के लिए। तो एक्सेप्ट एलिवोली, वायु कोष्टिकाएं जो होती हैं, वायु कोष्टिकाएं क्या होती हैं भाई, कुछ ऐसी नलियां होती हैं जहां से वायु पहुंचाने का काम भी करती है ना, कुछ ऑफ द लंग्स, जो लंग्स में, तो उसको छोड़कर। तो द एलोवेली ऑफ द लंग्स आर सप्लाइड बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो एलोवेली, लंग्स की जो एलोवेली है वो क्या करती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा सप्लाई होती है। आर्टरीज डिवाइड इनटू आर्टरीरोल्स। आर्टरीज क्या हुआ, आर्टरीरोल्स में डिवाइड हो गया स्मॉल डायमीटर में, और आर्टरीरोल्स डिवाइडेड इनटू सिस्टमिक कैपिलरीज। तो आर्टरीरोल्स क्या हुआ, सिस्टम की कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, जहां पे एक्सचेंज प्रोसेस चालू हो गया। अब देखो, न्यूट्रिएंट एंड गैसियस एक्सचेंज आर सीन अक्रॉस द थीन वॉल ऑफ कैपिलरीज। यही सिस्टमिक कैपिलरीज में हमको क्या दिखाई दिया, न्यूट्रिएंट और गैस का एक्सचेंज। क्या हुआ, O2 को डिलीवर किया और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया। ट्रांसपोर्ट का काम है, एक पिकअप गई, उसने क्या किया, ले भैया ऑक्सीजन लो, अल्लाह भैया कार्बन डाइऑक्साइड दो,
ठीक है, ये लिया, ला भाई ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन ले लो, ये आगे पहुंचा दो, ये पूरे बॉडी में दे दो, और लो कार्बन डाइऑक्साइड दो, मैं जा रहा हूँ हार्ट को देने, फिर वापस वहाँ से पूरा वो चलेगा। तो ये काम कर रहा है हार्ट, कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी के अंदर प्ले कर रहा है, देखो समझने वाली बात है। ठीक है, तो अब देखो, द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन एंटर द सिस्टमिक वेनुल्स। अब जो भाई लेफ्ट साइड हम अगर हमारा गए तो वहाँ राइट हो गया, तो क्या हुआ राइट साइड में, क्या हुआ, जो डी ऑक्सीजनेटेड है, यानी जो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें मिक्सिंग है, उस ब्लड को कहाँ एंटर हो रही है, वेनुल्स में। एक छोटा सा डायग्राम बना के बताया था ना शॉर्ट फॉर्म में। तो वेनुल्स फर्दर यूनाइट टू फॉर्म, एकजुट होकर वेनुल्स क्या कर रही है, एक लार्ज सिस्टमिक वेन्स को दे रही है, बताया था ना, वहाँ 3-3 करके एक वो सिस्टमिक वेन्स बना रही है, जो डायग्राम में आप देखोगे। तो दे कैरी अवे द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैरी कर रही है फ्रॉम द टिश्यू, टिश्यू से वाया द सिस्टमिक वेन्स, सिस्टमिक वेन्स के द्वारा ब्लड एंटर्स द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। अब आपसे पूछता है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, तो आपको ऐसे बताना होगा कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है टिश्यू से, कौन ले रहा है, वेनुल्स ले रहा है, कहाँ से, लार्ज सिस्टमिक वेन्स से। तो वो क्या कर रही है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में ब्लड एंटर हो रहा है। ठीक है, तो द लार्जेस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ, अब ये क्या है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, ये एक लार्जेस्ट वेन है, लंबी वेन है, जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊपरी और निचले भाग में बॉडी के करती है, रेस्पेक्टिवली टू द हार्ट, हार्ट के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस क्या था, जो अभी हमने डायग्राम में बताया, उसके बारे में समझ लो। रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ द हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया, ये सिंपल सी बात है ना, हमारे लेफ्ट में था तो राइट लिखा था ना, राइट, तो राइट कोरोनरी साइनस राइट में था ना, तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी है एंड ब्रिंग बैक द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट एट्रियम। क्या करती है, बनाती है, कहाँ के लिए, राइट एट्रियम के लिए, यानी हमारा लेफ्ट उनका राइट। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में दो शब्द बात कर लेते हैं। द राइट साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो राइट साइड है, इज इन्वॉल्व इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपसे पल्मोनरी सर्कुलेशन डायरेक्ट पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है एंड पंप टू द लंग्स, और लंग में पंप कर देता है फ्रॉम द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से, और द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो द बैक फ्लो इज चेक्ड बाय द ट्राइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल से बैक फ्लो चेक हो जाता है। फिर फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट समझ रहे हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड समझ रहे हैं ना, हमारा लेफ्ट और सामने वाले का राइट। ठीक है, तो फ्रॉम द, और राइट साइड में बताया था ना डीऑक्सीजनेटेड होता है और लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। तो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, खाली ये नाम अजीब अजीब से, वेंट्रिकल, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, बस एक दो नाम ये घोटने आपने, बाकी सारा काम आसान हो गया। फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ब्लड इज पंप्ड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, भाई जहाँ ट्रंक का काम हो गया, जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पर मोटे तौर पे आ रहा है वो ट्रंक हो गया ना, पल्मोनरी ट्रंक, एंड देन इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में चला गया, सबके नाम के साथ पल्मोनरी लगा हुआ है। एंड द बैक फ्लो इज चेक बाय, किसके थ्रू बैक फ्लो होगा, भाई पल्मोनरी वाल, नाम सबका पल्मोनरी। अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे थे, हमने पल्मोनरी नहीं जोड़ा था, वेंट्रिकल्स बोला, आर्टरीज बोला, अब पल्मोनरी वेंट्रिकल्स हो गया, पल्मोनरी आर्टरिकल्स हो गया है। तो द पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, कहा गया, हाँ, ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहाँ हुआ, एट द सरफेस ऑफ एलिवोली, वायु कोष्टिकाएं में, वहाँ गैसियस एक्सचेंज हुआ। ये एलिवोली जो है, ये एक अलग शाखा है, जो कि ब्लड नहीं होता इसके अंदर, ये सिर्फ वायु कोष्टिकाएं होती हैं। ठीक है, उससे जुड़ी हुई होती हैं, वहीं कैपिलरी के पास ही जुड़ी होती हैं। तो एंड द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड, फिर क्या होगा, ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, दैट इज लूजेस CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देगा इन द पल्मोनरी कैपिलरीज, किसमें, कैपिलरीज में। एक्सचेंज और लूज करने का, बदलाव का जहाँ भी काम हो रहा हो, कैपिलरीज ही है ना। तो द ऑक्सीजन रिच ब्लड, सिंपल है, बहुत सिंपल बात है तो बात बहुत ईजी, शब्द थोड़े से कठिन है, बात बहुत ईजी है, समझ जाओ, बस समझ गए तो काफ़ी कुछ कामयाब हो जाओगे। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन कैरीड, तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड हुआ वो क्या हुआ, कैरीड वाया पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट कौन सा, हमारे हाथ का राइट और सामने वाले का लेफ्ट। लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हमारा लेफ्ट होगा, उनका राइट होगा। फ्रॉम वेयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम, बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे दे दिया जा रहा है, भाई जाओ इनको दे दो, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, ये पहुँचाओ भाई, वहाँ पे पहुँचाओ, बाकी ये हार्ट के अंदर घुमाओ। ठीक है ना, बहुत सिंपल बात है, कोई इतनी कठिन नहीं है कठिन, इंपॉर्टेंट बहुत है।
सिर्फ आर्टरीज आर्टरियोल्स, अरे एक दो बार ऐसे बोलोगे पढ़ोगे जो डायग्राम बना दिया है, इतना ईजी वे में मैंने नोट्स तैयार किया, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है, कई जगहों से उठा के बनाया, कितना ईजी बना दूँ कि सबके समझ में आ जाए। अब इस मेहनत को बेकार मत होने देना, ध्यान से समझना। कोरोनरी सर्कुलेशन इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज एंड वेन्स। सिंपल सी बात है कि आर्टरीज और वेन्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है ये वो है, ठीक है, दैट सप्लाई द हार्ट मसल, हार्ट मसल को सप्लाई कर रहा है, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाके सुन लेना। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। एक ही बात को 100 बार घुमा घुमा के सबके बारे में बता रहा है, आपने भी ये बातें पकड़ लेनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब कोरोनरी आ जाता है तो कोरोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आता है तो पल्मोनरी आर्टरीज, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, घूम फिर के वही बात है, ऐसे ऐसे गोल गोल राउंड 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 चल रहा है तो राउंड राउंड ही बात वही जाएगी। आर्टरी सप्लाईज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। कार्डियक वेन, भाई कार्डियक के हार्ट से, हार्ट की जो वेन होगी वो कार्डियक वेन है। अब आप उसको कार्डियक वेन ना कह के पल्मोनरी वेन कहने लगो, कोरोनरी वेन कहने लगो, हैं तो अभी यहाँ पे कार्डियक वेन का शब्द यूज़ कर लिया, तो ध्यान से सुन लो, इसमें कंफ्यूज मत होना कि नया वर्ड आ गया। कार्डियक है भाई, हृदय से जुड़ी हुई वेन्स है तो कार्डियक वेन कहलाएगी। देन ड्रेन अवे द ब्लड आफ्टर इट हैज़ बीन डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। कार्डियक वेन्स जो है देन ड्रेन अवे द ब्लड आफ्टर इट हैज़ बीन डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होने से पहले वो ड्रेन अवे कर देगा। एंड बिकॉज द रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी का जो रेस्ट पार्ट है, एंड मोस्ट स्पेशली द ब्रेन, जो ब्रेन है हमारा मोस्ट स्पेशली, नीड्स ए स्टडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारे दिमाग को कहते हैं ना, जब शुद्ध हवा लिया, सुबह सुबह की शुद्ध हवा आती है, दिमाग ठंडा रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा, दिमाग को बड़ा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि कोई भी काम अगर बॉडी के अंदर हो रहा है उसका एक सिग्नल हमारे ब्रेन के पास एक न्यूरॉन्स है जिसको सिग्नल पहुंचता है, जो वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा सर्कुलर एक मक्खी भी बैठती है तो हमारे वहाँ पे सिग्नल पहुँच जाता है दिमाग में। तो ध्यान रखना, ब्रेन हर चीज़ से अटैच है। एक ये भी बात आपको याद रखनी है कि कोई चीज़ अगर हार्ट से जुड़ रहा है तो उसकी एक शाखाएं बॉडी में सारी जगह नसों के रूप में फैल रही है, तो उन सब का एक मेन बिंदु दिमाग से तार जुड़ी हुई है, जो हर नसों के, अब कहीं की भी नस में आपकी मक्खी बैठ के काट रही है, कोई मच्छर काट रहा है, कोई चूटी काट रहा है, तो सिग्नल कहाँ पहुँच रहा है आपके दिमाग में, जहाँ वो चूटी काट रहा था, जो नस दब रही थी, जहाँ खून बह रहा था, जहाँ आपको दुख रहा था, उसको पता कैसे चला, दिमाग को। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नीड्स स्टडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज फ्री ऑफ ऑल बट द स्लाइटेस्ट इंटरप्शंस द हार्ट इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन कंटिन्यूसली, ठीक है, सिंपल सी बात है। देयरफॉर इट्स सर्कुलेशन इज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस, इसीलिए इसका मेजर इंपॉर्टेंस है, नॉट ओनली टू इट्स अवन टिश्यूज, ना सिर्फ टिश्यू के लिए नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट टू द एंटायर बॉडी एंड इवन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं चेतना, भाई हमारे दिमाग की चेतना, कहते हैं ना दिमाग का चेतना हो गया, दिमाग एकदम शांत हो गया, बढ़िया दिमाग काम कर रहा है, चलाक आदमी काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है, तो चेतना होती है ना, कॉन्शियसनेस ऑफ द ब्रेन फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट से मोमेंट टू काम करने के लिए। तो इंटरप्शन ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, जब भी कोरोनरी सर्कुलेशन में इंटरप्शन आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्विकली कॉज हार्ट अटैक, बहुत तेजी से हार्ट अटैक का कारण बनेगा जब भी कोरोनरी सर्कुलेशन में बाधा आएगी, क्योंकि दिमाग की नस से अटैच है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस इन विच द हार्ट मसल इज डैमेज्ड बाय ऑक्सीजन स्टार्वेशन, भाई ऑक्सीजन के स्टार्वेशन में कोई भी दिक्कत आती है, डैमेज होता है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस आ जाता है, और यही मायोकार्डियल प्रॉब्लम कहते हैं ना, मायोकार्डियक प्रॉब्लम, तो वही हार्ट से रिलेटेड हो गई ना। तो समझ गए बात को। अब ये फ़ोटो ले लीजिए, देखो इसी एक ही वीडियो में मैं कई टॉपिक करके या आज चैप्टर को पूरा क्लोज कर रहा हूँ एक ही वीडियो में, इसलिए और थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो कार्डियक साइकिल, ये एक अलग टॉपिक है, उसी चैप्टर का है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ये अलग सब्जेक्ट में भी आता है, ये भी 3 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, ऐसे 10-12 नंबर का तो अकेला अपने आप में ये चैप्टर है। तो कार्डियक साइकिल और हार्ट साउंड, द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल बात है। द अल्टरनेट कंट्रैक्शन, अल्टरनेट जो कंट्रैक्शन हुआ वो सिस्टोल हुआ, और रिलैक्सेशन हुआ वो डिस्टोल हुआ, ठीक है। कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, यही होता रहता है कार्डियक साइकिल। देखो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन। अब क्या हुआ, तो जो अल्टरनेट कंट्रैक्शन हुआ उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन हुआ डिस्टोल। मतलब एक बार क्या, धक 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 धक, एक बार रिलैक्स करेगा, एक बार कंट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा, एक बार कंट्रैक्ट करेगा, जो हार्ट बीट चल रही है टिक 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 टिक, ठीक है। तो वो जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसी को सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है, ये बोला जाता है, ऑफ
ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का जो भाई ऑरिकल्स वही आर्ट्रिया आप कह लो, आर्ट्रिया कह लो, आर्ट्रियोल्स का दूसरा भाग आर्ट्रिया, तो वही यहाँ पे ऑरिकल्स बोल दिया, ठीक है। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स जो के बीच में जो कंट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, कब? इन वन हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट में टक 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 टक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल क्या हुआ? जो एक हार्ट बीट में रिजल्ट में आता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलें आगे चलें। ए सिस्टोल सिग्निफाइज पंपिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम द कार्डियक चैम्बर। एक सिस्टोल क्या सिग्निफाई करता है? कि पंपिंग आउट ऑफ ब्लड। कहां से? कार्डियक चैम्बर से। कार्डियक चैम्बर कौन सा? हार्ट का चैम्बर। वेयर एज ए डायस्टोल सिग्निफाई द एंट्री ऑफ ब्लड इनटू ए कार्डियक चैम्बर। इसने क्या किया था? पंपिंग आउट ऑफ द ब्लड। भाई कार्डियक चैम्बर से, हमारे हार्ट का जो चैम्बर है, वहां से जो ब्लड का बाहर हुआ वो किसने किया? सिस्टोल ने सिग्निफाई किया। और डिस्टोल ने क्या किया? एंट्री को। उसने बाहर होने को, आउट को, और इसने एंट्री को, ब्लड की एंट्री को सिग्निफाई किया। तो इसीलिए दो बीप आती हैं, टिक 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 टिक। एक अंदर ले रही है, एक बाहर दे रही है। एक अंदर ले रहा है, एक बाहर। इतनी तेजी से चल रहा है सर्कुलेशन। देखो, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये है कार्डियक साइकिल। मजेदार है, देखो प्यार से पढ़ो, बहुत मजेदार ज्ञान है। कठिन से कठिन चीज़ भी बहुत आसान है। ऐसे ही सब डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो कोई भगवान से अलग नहीं जन्म लेके आए। पढ़ाने वाला होना चाहिए और पढ़ने के लिए थोड़ा सा मन एकचित होना चाहिए, आप भी MBBS के बाप बन जाओगे। एज द ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है इसको, ऑरिकुलर सिस्टोल को। अब देखो, सिस्टोल के साथ ऑरिकुलर लगा दिया है, आर्ट्रियल, भाई ये तो लगेगा ही लगेगा, जितनी नसें हैं जितने सब जुड़ी रहेंगी, ठीक है। तो लेकिन ये सिस्टोल फंक्शन है, जो बीट के साथ वो जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन को कर रहा है। तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एज द ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट और द वेंट्रिकल रिलैक्स। बात को ध्यान रखना, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, एंड एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और ऑरिकल रिलैक्स। एक बार क्या करता है, और मतलब ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में जो कंट्रैक्शन हो रहा था, आपस में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था, उसको हमने कार्डियक साइकिल बोला। लेकिन जो ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में, एक बार ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, फिर एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑरिकल रिलैक्स करेगा, ठीक है। तो देखो, जब ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो ऑरिकुलर सिस्टोल बन गया, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स किया तो वो डिस्टोल बन गया। वेंट्रिकल और डिस्टोल बन गया, क्योंकि डिस्टोल में रिलैक्स है और सिस्टोल में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, और वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो वेंट्रिकुलर डिस्टोल हुआ। हाँ, ठीक है। अब देखो, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जहां वहां ऑरिकुलर सिस्टोल था तो यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, और द ऑरिकल्स रिलैक्स करेगा तो ऑरिकुलर डिस्टोल है। ठीक है, अब आ गया हो। एंड दस इट इज़ ए कंटिन्यूस साइकिल। ये इसी प्रकार से चलता रहता है। एक बार उसने कंट्रैक्ट किया, एक बार उसने किया, रिलैक्स किया, एक बार उसने रिलैक्स किया, एक बार उसने कंट्रैक्ट किया, ठीक है। इसी प्रकार से चलता रहता है। ये थोड़ा सा और डिफाइन करोगे और अच्छे से नंबर आएंगे, ज़्यादा नंबर का होगा तो है। तो इसी कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है, यही एक कार्डियक साइकिल है। तो 72 कार्डियक साइकिल 1 मिनट 60 सेकंड में, मतलब 72 कार्डियक साइकिल हो जाता है 1 मिनट के अंदर। और एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड लेती है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। फोटो ले लो, वीडियो लंबी होने जा रही है, बस अब खत्म होने कर रहा हूँ, लास्ट है पूरा। आर्ट्रियल सिस्टोल, देखो अब ये आर्ट्रियल सिस्टोल थोड़ा सा लिख देते हैं, समझ तो आप गए हो। दिस इज द मार्क बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एसे नोड। इसको एसे नोड के नाम, एसे नोड से मार्क कर देते हैं कि देखो इसका एसे नोड चेक करो, डॉक्टर ने भेज लो ना, वैसे इसका एसे नोड में ये आ रहा है। अब ये सोचोगे एसे नोड क्या लिख दिया, भाई वही जो सिस्टोल डिस्टोल है, रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन में इसकी हार्ट बीट सामान्य नहीं चल रही, तो वहाँ एसे नोड में कुछ गड़बड़ी बता देगा। तो दिस इज मार्क बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द एसे नोड। देखो इससे आसान भाषा नहीं हो सकती, बहुत ताकत लगती है यार। आप लोग थोड़ा सा कमेंट में भी यार थोड़ी सी ताकत दे दिया करो, हमें भी अच्छे अच्छे डाल के कमेंट में, तो मुझे भी शक्ति मिल जाती है। ए वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्प्रेड्स, जब एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्प्रेड्स होता, फैल जाता है थ्रू द आर्टरिया एंड द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन अप, तो क्या होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाती है। दस द पंपिंग ब्लड फ्रॉम द आर्टरिया इनटू द वेंट्रिकल्स, तो ब्लड पंप हो जाता है आर्टरिया से वेंट्रिकल्स। कोई नई बात नहीं है, आर्टरिया से वेंट्रिकल जा रहा था तो कस्पिड वॉल खुल रहा था ना, बैक को गार्डेड कर रहा था ना कि बैक ना हो जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही आर्टरियल सिस्टोल काम कैसे कर रहा है, बस वही बात बता रहे हैं इसको। ventricle systole, the next contraction of ventricles occurs a wave of contraction spread through both the ventricles, this stimulated by AV node stimulation। इसको AV node stimulation बोला, इसको ऐसे नोड बोला, ठीक है। इसको AV node stimulation बोला, यहाँ पे कंट्रैक्शन का काम हुआ जो वेंट्रिकल्स का। तो द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया, भाई उसमें खुला, एक बार बंद हुआ, खुला बंद हुआ, वॉल खुला बंद हुआ, क्यों? बैक और रन,
तो एंड प्रोड्यूस द फर्स्ट साउंड। तो जब उसने खुला और बंद हुआ तो एक साउंड निकाला उसने, एक तरह की आवाज़ करी। क्या आवाज़ करी? लब, LUB, लब, दैट इज़ द लब, लास्टिंग फॉर 0.16 टू 0.90 सेकेंड। ठीक है, यानी 0.1 सेकेंड मान के चलो, लेकिन 0.16 है पूरा एग्जैक्ट। लास्टिंग फॉर कहाँ पे लास्ट होता है? 0.16 सेकेंड से 0.90 सेकेंड में। क्लियर है? एज द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट ब्लड फ्लोज इनटू द डोर्सल, डोर्सल किसमें? ओर्टा में, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से। एंड के बाद क्या हुआ? अच्छा, ये फोटो ले लो अगली, इसी को अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। इनटू द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, आसान बात है, थोड़ा सा ध्यान लगा के दोबारा सुन लेना, समझ में आ जाएगा। वेंट्रिकुलर डिस्टॉल, तो जो क्या हुआ, बातें अजीब अजीब सी थोड़ी सी घुमा देती है कि बात को घुमा घुमा के, जैसे वो कहता है ना अक्का पकड़ पक्का पकड़ अक्का पकड़, तो बस वो आदमी कंफ्यूज हो गया। सब वही घुमा के बोल रहा है, कोई नई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा सर्कुलेशन सिस्टम है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना बस। वेंट्रिकुलर डिस्टॉल के बारे में बात करेंगे तो एज वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, बोथ सेमिलुनर वॉल क्लोज हो गए, दोनों सेमिलुनर जो वॉल हैं वो क्लोज हो गए, बंद हो गए, विद ए साउंड ऑफ डब, एक साउंड के साथ बंद हुए। वहाँ पे लब की आवाज़ आई थी, यहाँ डब की जब बंद हुआ तो। एट दिस टाइम प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल्स डिक्रीज कंटिन्यू, तो इस समय जो वेंट्रिकल का प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है जब वो बंद हो गया डब करके। तो व्हेन दिस प्रेशर फॉल्स बिलो द आर्टेरियल प्रेशर, बोथ द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल ओपन। अब वहाँ बंद हो गया था बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, यहाँ पे खुल गया, तो एक में बंद होगा तो खुलेगा है। एंड ब्लड अगेंस्ट फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, फिर ब्लड अगेंस्ट वेंट्रिकल्स में चला गया। इस तरीके से क्या 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 मिल रहा है हमको? हार्ट बीट साउंड। ठीक है, अब देखो जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल क्या है? बिफोर द साइकिल स्टार्ट अगेन, दोबारा जब साइकिल स्टार्ट होती है, बंद हुई खुली, ठीक है, बंद हुआ खुला, ढक ढक हुआ, तो बिफोर द आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल से पहले दोबारा से आर्टेरियल सिस्टोल होगा, तो उससे पहले क्या होगा? आर्टरिया और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, दोनों ही अब रिलैक्स करेंगे एक साथ, दोनों हैं। जब एक दोबारा से साइकिल वो स्टार्ट होगी तो एक बार को दोनों रिलैक्स करेंगे। एंड दिस स्टेज, इसी अवस्था को जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं, जब दोनों एक समय पर रिलैक्स करेंगे। क्योंकि देखो धक 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 नहीं चल रहा, धक 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 धक, तो ये जो रिलैक्स आया वहाँ पर दोनों ही रिलैक्स कर गए। एक ने कंट्रैक्ट किया, एक ने क्या किया? रिलैक्स किया, फिर एक ने रिलैक्स किया, दूसरे ने कंट्रैक्ट किया, फिर दोनों ही एक टाइम पर जब आपस में क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, तो वहाँ जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग दिस स्टेट ब्लड फ्लोज फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इनटू द आर्टरिया, इसी अवस्था में ब्लड फ्लो कर जाता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में इनटू द आर्टरिया में, एंड आल्सो फ्रॉम द आर्टरिया टू द वेंट्रिकल्स, फिर आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में। बोथ द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स, दिस जॉइंट कहाँ गया? हाँ, इनटू आर्टरिया, एंड आल्सो फ्रॉम द, ये हो गया। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को द सेमिलुनर वॉल्व रिमेन्स क्लोज्ड, तो सेमिलुनर वॉल्व जो है वो क्या करेगा? रिमेन क्लोज हो जाएगा। देयरफॉर ब्लड डज नॉट फ्लो इनटू द ऑर्टिक आर्क एंड द पल्मोनरी ओर्टा। ठीक है, सिंपल। फोटो ले लो। अब देखो कार्डियक इवेंट एंड देयर ड्यूरेशन। अब इसका इवेंट और ड्यूरेशन बात करते हैं। जैसे ऑरिकल सिस्टोल हुआ तो 0.18 सेकेंड का ड्यूरेशन आया, फिर ऑरिकल डिस्टोल हुआ तो 0.08 सेकेंड का समय आया, ड्यूरेशन आया। वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ तो 0.30 सेकेंड का आया, और जो वेंट्रिकल डिस्टोल हुआ तो 0.32 सेकेंड का आया। ठीक है, ये हो गया कार्डियक साइकिल फिनिश टॉपिक। बेसिक ऑफ ईसीजी, इसी का पार्ट है, छोटा सा है, समझ लेते हैं जल्दी से। ईसीजी कराते हैं ना, कहते हैं भाई जाओ इसका ईसीजी करा लो, जाओ ईसीजी वाला कहाँ है? तो ये ईसीजी होता क्या है? बहुत बढ़िया मज़ेदार बात है, तो बात पढ़ते हैं। ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ सकता है एक आधा नंबर में, तो भी याद रखना, और ईसीजी के बारे में भी पूछ सकता है 3-4 नंबर में, तो भी याद रखना। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो वर्ड इसलिए यूज हुआ, हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट का इलेक्ट्रॉनिक ऐसा प्रोसेसर जो कि आपको उसकी अवस्था, हार्ट की बीट, हार्ट की सिचुएशन, हार्ट के चलने का तरीका बताए, वही है बेसिक ऑफ ईसीजी। ठीक है, अब कैसे होती है थोड़ा सा पढ़ते हैं। द बॉडी टिश्यू एंड द फ्लड, बॉडी का टिश्यू फ्लड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल सो दैट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्किन सर्फेस। उसके वो ना, उसकी छाती के दोनों तरफ यहाँ लगा देते हैं, वो लगा देते हैं, ठीक है। तो
यूजिंग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, पोजिशन ऑन द लिम्स और चेस्ट, ये चेस्ट के जो लिम्स पे हैं। तो दिस रिकॉर्ड और ग्राफिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ये एक रिकॉर्ड कर लेती है ग्राफिक रूप में कि ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन सिग्नल है। इजी कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, इंथोवेन विलियम इज नोन एज फादर ऑफ ईसीजी, तो विलियम जी थे इसके बाप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बाकी याद कर सको विलियम जी की कौन तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज द टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर स्टडीड, ये एक ऐसी टेक्निक है जो बस वही हार्ट को पढ़ा जाता है। फोटो ले लो, बस हो गया, खत्म ही होने वाला है। कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी है। तो द मशीन बाय विच, ये ऐसी मशीन है द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड, सिंपल बात। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर, भाई वो पेपर जो यूज होगा ईसीजी रिकॉर्ड करने में, वो ईसीजी पेपर है। अब ईसीजी ग्रिड, तो ईसीजी ग्रिड क्या है, इट रिफर्स टू द मार्किंग लाइन ऑन ईसीजी पेपर, जो ईसीजी पेपर पे लाइन हो रही है ना, अप डाउन वो ग्रिड हो गया। ठीक है, अब ईसीजी पेपर हैज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 mm, तो एवरी 5th लाइन इज थिकन्ड। ठीक है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। यूजेज ऑफ ईसीजी, हार्ट रेट, हार्ट रिदम, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल है, जिसे इचीमा कहते हैं, ध्यान रखना। इचीमिया किसको, जो पुअर ब्लड फ्लो होगा हार्ट मसल को तो इचीमिया लिख देगा। हार्ट अटैक, एनी टाइप ऑफ पेन अकरिंग इन द चेस्ट, चेस्ट में किसी भी तरह का दर्द उठना। डैमेज टू एनी रीजन ऑफ द हार्ट, हार्ट के किसी भी क्षेत्र में कोई डैमेज आ जाना। एनी एनलार्जमेंट इन द हार्ट, हार्ट के अंदर कुछ बड़ापन आ जाए, कुछ बढ़ जाए, फूल जाए, कुछ चोट लग जाए, कुछ भी हो अंदर से सूज जाए, तो ये सब क्या काम करेगा वो बताएगा। एक टॉपिक और बच गया, ये ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी खत्म हो रहा है, लास्ट है। तो ब्लड प्रेशर इज द हाइड्रोलिक प्रेशर, भाई हाइड्रोलिक प्रेशर है ब्लड प्रेशर, तो हाइड्रोलिक प्रेशर आया कहाँ से, एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पर जब ब्लड का एक्सर्टेड होता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ता है, वो ब्लड प्रेशर हो गया। और द टर्म ब्लड प्रेशर इन द लार्ज आर्टरीज, कहाँ पे, लार्ज आर्टरीज पर होता है जब ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कैसे होता है, ब्लड प्रेशर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर, भाई सिस्टोल डिस्टोल अभी पढ़ा ना आपने, तो ब्लड प्रेशर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डिस्टोल प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर कहाँ गया, इन द कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल में सिस्टोलिक प्रेशर ओवर डिस्टोल प्रेशर, डिस्टोल प्रेशर के ओवर पे सिस्टोलिक प्रेशर जो आता है ये वो प्रेशर हो गया। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हाई सिस्टोलिक वैल्यू, जो नॉर्मल रहेगा उसका हाई रहेगा, और लो डिस्टोल वैल्यू रहेगा। क्या रहता है एक मनुष्य का, जब हम चेक करते हैं कहाँ पे होती है, आर्टरीज में होती है, ये 120 mm Hg। ठीक है, और मिनिमम होता है 80 mm Hg, ये हो गया नॉर्मल। और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड इन ए डिफरेंट वे, अलग अलग वे में इसको मापा जाता है। एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, भाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखो तो भाई ब्लड प्रेशर से बढ़ा हुआ है, बहुत गुस्सा आता है या कुछ है, लो हो गया तो भी देखेंगे, हाई हो गया तो भी देखेंगे। तो इट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर और पीक प्रेशर, पीक प्रेशर कहते हैं भाई पीक पॉइंट आ चुका, खतरा है। तो इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर और पीक प्रेशर 120 mm Hg इन ए हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी एडल्ट में इतना होना चाहिए, 120 याद रखना। ठीक है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इट अकर्स एट द, कल को रिपोर्ट लोगे तो खुद को ही नहीं मालूम कि हम कहाँ कितना होता है नॉर्मल। इट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल बनने पर है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, फोटो, एंड पंप ब्लड टू द ओर्टा, और जब ओर्टा को पंप करती है। अब डायस्टोलिक प्रेशर देखते हैं, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर। और देखो सिस्टोलिक में क्या था, सिस्टोलिक में हमने पढ़ लिया ये मिनिमम है, इट इज़ द मिनिमम प्रेशर 80 mm Hg, वो क्या था, नॉर्मल था, जो नॉर्मल होना चाहिए हेल्दी पर्सन में, और ये मिनिमम है 80 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। इन ए हेल्दी एडल्ट कम से कम 80 mm होना चाहिए ऑन द आर्टरीज, आर्टरीज में ही होगा। तो इट अकर्स एट द एंड ऑफ द कार्डियक साइकिल, ये कार्डियक साइकिल के एंड में होता है। तो व्हेन द वेंट्रिकल्स आर इन द रेस्टिंग फेस आफ्टर पंपिंग द ब्लड, जब वेंट्रिकल रेस्ट के फेस में होता है तब, भाई जब वो रेस्ट ले रहा है, जब कंट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें ये 120-80 ऐसे ही घूमता रहता है, इसी के बीच में दौरान रहता है, तो 120 से 80 नापा जाता है। ठीक है, अब पल्स प्रेशर, इट इज़ द डिफरेंशियल प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही पल्स प्रेशर है। कितना हुआ, 120 में 80 घटा तो 40 हो गया, यही है पल्स प्रेशर। आपसे पूछे तो बता देना डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर, जो दोनों बीच में बन रहा है, जो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं। अब मीन आर्टियल प्रेशर, देखो भाई इससे आसान भाषा मेरे ख्याल से नहीं है कोई समझाने के लिए, और बहुत सरल है। अगर आप एक बात को पकड़कर और कहीं ध्यान भटका नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बहुत आसान बात बता रहा हूँ, और बड़ी मेहनत लगती है यार बताने में भी, और थकावट हो जाती है। अब इसको वीडियो बनाओ, उसको कंप्रेस करो, फिर इसको काटो, इतनी मोटी फाइल हो जाती है। अब आगे आ जाते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर, इट इज़ द एवरेज प्रेशर ऑन द आर्टरीज
ये एवरेज होती है आर्टरीज में। मीन आर्टरी प्रेशर क्या हुई, एवरेज। मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर कैसे निकालोगे, डायस्टोलिक बीपी और प्लस पल्स प्रेशर बटा 3, ठीक है। ये इसका मीन आर्टरियल प्रेशर निकालने का तरीका है। नॉर्मल बीपी कितना है, 120/80, ठीक है। हाइपरटेंशन होने पे क्या होगा, 140/90। हाइपोटेंशन पे कितना हुआ, 90/60। यानी हाइपोटेंशन क्या हुआ, बीपी लो हो गया। हाइपरटेंशन क्या होगा, बीपी हाई हो गया। और नॉर्मल बीपी क्या हुआ, नॉर्मल रहा, ठीक है। ये फोटो खींचो। अब देखो फैक्टर डिटरमाइनिंग ब्लड प्रेशर, एज भी फैक्टर करता है ना, एज फैक्टर करता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का घटने का, जेंडर करता है, और बॉडी बिल्ड, बॉडी की बनावट कैसी है भाई, किस तरीके से रख रखाव रखता है, डायरोनल वेरिएशन करता है कि ड्यूरिंग द डे चेंज एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी करता है चेंज, उसके आधार पर भी ब्लड प्रेशर अप डाउन रहता है। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद भी ब्लड प्रेशर में बदलाव आता है। ड्यूरिंग स्लीप, सोने पर भी होता है। सोते सोते सपना ऐसा देख लो, डरावना भूतनी आ गई तो उसका तो बीपी हाई हो जाएगा, और कई बार ऐसा डर जाएगा तो बीपी लो हो जाएगा। इमोशनल कंडीशन, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है आदमी तो भी बीपी में चेंजेस आ जाता है। एक्सरसाइज कर लोगे तो बीपी भी हाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा सांस फूलेगी तो है। इसी को एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। देखो हाई किस रेट में होगा, हाई देखो हाइपरटेंशन, हाई बीपी किस में होगा, ये देखो इस तरह से एरो बना दिया ना, हाई ऊपर को। एज, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हाई बीपी होता है, नसें दब गई, अब सारी मांस ले जाकर नसों को ऊपर दाब दिया, नसों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसका हाई हो रहेगा। एक्सरसाइज करने पे, इलनेस, बीमार होने पे, मेडिकेशन, किसी दवाई की वजह से भी बीपी हाई हो जाता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपकी बीपी हाई करती हैं ज़्यादातर। अब हाइपोटेंशन बात करते हैं जो लो हो जाता है, ब्लीडिंग, खून निकल गया तो लो हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर ही नहीं बन रहा, वहाँ से हवा एक जगह से बहने शुरू हो गई, बंस हो गया, जल गए, वोमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई, डायरिया हो गया, मेडिकेशन हो गया है, कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो बीपी लो भी कर देती हैं। तो द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, CVC, इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। बताया था ना, ब्रेन्स में न्यूरॉन से कनेक्टेड होती हैं, एंड इज सिचुएटेड विद इन द मेडुला एंड पोन्स, मेडुला और पोन्स के बीच में सिचुएटेड होती है। तो द CVC रिसीव इंटीग्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट इनपुट फ्रॉम, किसके जरिए, बैरो रिसेप्टर जो कि प्रेशर रिसेप्टर है, चेमो रिसेप्टर एंड हाई सेंटर इन द ब्रेन, ठीक है। हमने CVC रिसीव हुआ, हमने किसके तीनों चाहिए, बैरो रिसेप्टर, चेमो रिसेप्टर और हाई सेंटर इन द ब्रेन। अब रेगुलेशन बाय बैरो रिसेप्टर, चेमो रिसेप्टर एंड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। देखो बैरो रिसेप्टर क्या है, दिस इज द नर्व एंडिंग सेंसिटिव टू प्रेशर चेंज विद इन द वेसल्स सिचुएटेड इन द आर्क ऑफ द ऑर्टा एंड इन द कैरोटिड साइनस। कैरोटिड साइनस जो था कहाँ पे था, कैपिलरीज के पास, और जो ओर्टा है उनके बीच में जो प्रेशर चेंज हो रहा है उसको बैरो रिसेप्टर से कनेक्ट करता है माइंड को, ठीक है। देखो दिस इज अ नर्व, ये नर्व का एक एंडिंग पॉइंट है, सेंसिटिव होता है टू प्रेशर चेंजेस स्ट्रेच विद इन द वेसल्स, वेसल्स के बीच में जो प्रेशर चेंज हो रहा है। देखो थोड़ा डायग्राम के रूप में समझाता हूँ, अभी समझ जाओगे। हाई बीपी इन द आर्टरीज, स्टिमुलेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर, बैरो में उत्तेजना पैदा हो गई, ठीक है, जब बीपी हाई हुआ आर्टरीज में। सेंड सिग्नल टू द CVC, उसने क्या किया, आपके सेंट्रल जो CVC है उसको सिग्नल भेज दिया। इंक्रीज पैरासिम्पैथिक, वहाँ पर क्या हुआ, पैरासिम्पैथिक इंक्रीज हो गया। नर्व एक्टिविटी टू हार्ट, नर्व की एक्टिविटी टू हार्ट हो गई। फिर क्या हुआ, हार्ट रेट स्लो हो गया, और क्या हुआ, फॉल इन बीपी, बीपी एकदम से डाउन हो गया। अब इन केस ऑफ फॉल इन बीपी, बीपी गिर जाता है। फिर इन केस ऑफ डाउन बीपी, देखो वो वहाँ पर रोल क्या कर रहा है, यहाँ पर हम समझा रहे हैं बैरो रिसेप्टर किस तरीके से इसको रोल करता है, रेगुलेट कर रहा है, किस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को किस तरीके से वो उसको रेगुलेट कर रहा है, ये बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे नर्वस सेंसिटिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है कि जब यहाँ पर उसको फॉल कर देता है, जब हाई होता है तो है। तो किसने किया, बैरो रिसेप्टर ने, जब हाई हुआ तो उसको लो कर, उसको गिरने का काम, उसको कम करने का काम हमारे माइंड से होता है ना, कहते हैं आप थोड़ी लंबी सांस लो, ओम का उच्चारण करो, तो हमारे दिमाग में ही एक ऐसा बैरो रिसेप्टर बैठा हुआ है ना जो इस तरह की कंडीशन पर। अब देखो इन केस ऑफ लो बीपी, अगर हमारा लो बीपी है तब क्या होगा, व्हेन बीपी फॉल्स बिलो नॉर्मल, तो कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च रिसेप्टर पोटेंशियल, फोटो लो, decrease rate of firing in different nerves. CVC respond by increasing sympathetic cardiac nerve activity, increase sympathetic vasoconstriction, फिर क्या होगा, increase heart rate and stroke volume and arterios and venous vasoconstriction, इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट होगा, और इंक्रीज होगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, फिर इंक्रीज होगा बीपी टुवार्ड नॉर्मल। जनरली अगर कम बीपी था तो इस तरीके से इस प्रोसेस के जरिए वो हो जाएगा। अब चेमो रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं, कैसे वर्क कर रहा है। These are nerve ending situated in the cardiac and aortic bodies, primarily involved in the control of respiration, respiration में, ठीक है। Regulate BP, BP को रेगुलेट करता है। When severe, जब गंभीर
डिस्ट्रप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, जब गंभीर डिस्ट्रप्शन होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन में अकर, और व्हेन आर्टेरियल बीपी फॉल्स टू लेस देन 80 mm, जब 80 mm से जो गिरने लग जाता है, तब देखो चेमोरेसेप्टर का काम हो जाता है। कैसे कर रहा है काम, फोटो ले लो। डिक्रीज बीपी है तो डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड, डिक्रीज इन O2 एंड इंक्रीज इन CO2, ऐसी कंडीशन में तो क्या होता है, एक्साइटेशन इन द चेमोरेसेप्टर, वहाँ पर क्या होता है, चेमोरेसेप्टर में एक्साइटेशन पैदा हो जाती है, सेंड इम्पल्स टू वैसो कंस्ट्रिक्टर, और फिर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बीपी और इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा। ये दोनों का है चेमोरेसेप्टर और उसका काम हो गया। अब देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बाय किडनी एंड द रेनिन एंगोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल बीपी इज रेगुलेटेड इन 2 ways, बाय रेगुलेशन ऑफ ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड वॉल्यूम, थ्रो रेनिन एंगियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम। बाय रेगुलेशन ऑफ ECF वॉल्यूम, इंक्रीज इन बीपी, क्या हुआ फिर, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, प्रेशर क्या हुआ, डायरोसिस हुआ, फिर एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट का बाहर आना सोडियम का, फिर क्या हुआ, डिक्रीज इन ECF वॉल्यूम प्लस डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, फिर क्या हुआ, बीपी रीस्टोर हो गया। इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये लास्ट है पेपर, अब ये पन्ना लास्ट है, अब इसके आगे नहीं है। डिक्रीज इन बीपी में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूबल्स, फिर क्या होगा, इंक्रीज इन ECF एंड ब्लड वॉल्यूम, फिर क्या होगा, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, उसके बाद क्या होगा, ब्लड प्रेशर रीस्टोर हो जाएगा। अब थ्रो रीनिन एंगियोटेंशन मैकेनिज्म, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, रीनिन रिलीज फ्रॉम किडनी। देखो ये इसी तरीके से काम करता है, कैसे बीपी हाई हुआ कैसे लो हुआ ये दिखा रहा है। ठीक है, लीवर तो देखो 2-3 जगह से कनेक्ट होगा, यहाँ से लीवर से एंगियोटेंसिनोजन पे गया, फिर यहाँ से रेनिन एक्शन हो गया एंगियोटेंशन 1 पर, और यहाँ से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ, रीनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, और फिर यहाँ पे देखो ये अलग से एक एस एंगियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज फ्रॉम लंग्स, ये जाके इससे दोनों मिल गए किसमें, एंगियोटेंशन 2 में, और ये वापस कहाँ गया, एक्ट ऑन ब्लड वेजल्स डायरेक्टली एंड स्टिमुलेट वैसो कंस्ट्रिक्शन, क्या हुआ, इंक्रीज इन बीपी। लेकिन यहाँ पे 2 रोल और आ गए, ये जो एंगियोटेंशन है ये यहाँ पे गया एक्ट ऑन द एडर्नल ग्लैंड टू स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन किडनी इज स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट NaCl एंड वाटर H2O, वापस यहाँ गया तो इंक्रीज इन बीपी हो गया। चैप्टर क्लोज फिनिश। और आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो कमेंट लिख दीजिए, नहीं लिखोगे तो भी भला, माँ सरस्वती आप सबको पास करे। धन्यवाद, ये चैप्टर क्लोज हो गया।